तो आज हम लोग क्या देखेंगे? चैप्टर 7 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। आप जब जवान होने वाले होते हो, उस एज के बारे में, उस टाइम पीरियड के बारे में, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, कौन उसमें हेल्प करता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, हर चीज आज हम लोग देखेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है? एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे कि एडोलेसेंस, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस में से एडोलेसेंस जो है वो क्या है। ये एक टाइम पीरियड होता है, या फिर बोल सकते हो एक ट्रांजिशन फेज होता है, जब आप चाइल्डहुड से जवान मतलब कि मैच्योर बनने के टाइम में बोल सकते हो। ठीक है, व्हेन द बॉडी अंडरगोज रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस। ठीक है, अब मैच्योर होते हो मतलब क्या? हमको पता है कि बहुत सारे लोग बड़े बड़े हो जाते हैं फिर भी उनका दिमाग मैच्योर नहीं होता है, बच्चे से ही बिहेव करते हैं, बट बॉडी तो नहीं समझता ना। बॉडी तो अपना टाइम देखता है ना, उसका टाइम हुआ कि वो मैच्योर हो जाएगा, है ना। मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर मतलब क्या? रिप्रोडक्टिव, वो रिप्रोडक्शन के लायक हो जाएगा, है ना। अब उसका शादी करा सकते हो आप। लाइक बोला जाता है कि एडोलेसेंस अराउंड बिगिंस अराउंड 11। फीमेल्स में मोस्टली 10-11 में स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि फीमेल्स का जो होता है वो बिगिन 1 और 2 years अर्लियर देन इन बॉयज। मतलब कि फीमेल्स का जो एडोलेसेंस का एज होता है वो स्टार्ट हो जाता है करीब करीब 10-11 साल के आसपास में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और एंड होगा वही 18 से 19 के आसपास में। और मेल्स का जो होता है वो करीब करीब पकड़ लो 13 के आसपास में स्टार्ट होगा, और वही 18 से 19 के आसपास में उसका एंड हो जाएगा। मतलब कि जो ट्रांजिशन फेज होता है, जिस फेज में आप बच्चे से लेके पूरा प्योर मैच्योर हो जाते हो, जवान हो जाते हो, उस टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं एडोलेसेंस। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला था, आप 11 साल के हो गए हो फीमेल्स, या मेल्स 13 साल के हो गए हो, तो आप अपने पेरेंट्स को बोल सकते हो कि मम्मी मैं जवान होने वाला हूं या हो गया हूं, अब मेरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पूरा मैच्योर हो चुके हैं, मैं रिप्रोडक्शन के लायक हो चुका, मेरा शादी करा दो। फिर 360 के स्पीड में आपको एक फ्लाइंग चप्पल रिसीव होगा, बोलेगा ससुरे तुम्हारे बाप ने भी कभी शादी किया था 13 साल में, उसने तो खुद 35 साल में शादी किया था। ठीक है, और गवर्नमेंट भी बोलेगा बेटा इतना जल्दी शादी नहीं करते, नहीं तो सीधा जेल के अंदर जाओगे। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप मेल हो तो 21 ईयर में आप शादी कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा बॉडी जितना भी मैच्योर हो जाए, तुम्हारा ब्रेन को मैच्योर होना जरूरी है, वो उसके लिए टाइम लगता है, उसके लिए एक्सपीरियंस जरूरत पड़ता है। ठीक है, और फीमेल्स का जो है 18 ईयर अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। ठीक है, बट इतना जल्दी शादी नहीं करना चाहिए, थोड़ा टाइम लो, मैच्योर हो जाओ, अच्छे से सीख लो, उसके बाद करो। ठीक है, चलो ये मैंने बता दिया। 11 से 18-19 का एज में रहता है। ठीक है, फीमेल्स का हुआ तो, मेल्स का हुआ तो तुम्हारा करीब करीब 13 साल के आसपास पकड़ के चलो। ठीक है, द चेंज ड्यूरिंग एडोलेसेंस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, मतलब कि टाइम पीरियड हुआ, अब फिजिकल चेंजेस वगैरह जो होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं प्यूबर्टी। ठीक है, फिजिकल चेंजेस लाइक तुम्हारा क्या क्या चेंजेस होता है, बहुत सारी चीजें होता है। लाइक रिप्रोडक्टिव मेनली बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो पूरा एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, मैं बोला कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज विच मार्क्स प्यूबर्टी, बॉयज एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। इट एंड्स व्हेन एन एडोलेंस रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। मतलब कि एडोलेसेंस और प्यूबर्टी में डिफरेंस क्या है? देखो, एडोलेसेंस में ना सारा चीज एक टाइप से आ जाएगा तुम्हारा। लाइक तुम्हारा बॉडी ग्रोथ होगा, तुम्हारा इंटरनल ग्रोथ होगा, मेंटल ग्रोथ होगा, सब चीज आ जाएगा। बट प्यूबर्टी में मोस्टली फिजिकल ग्रोथ के बारे में हम लोग देखते हैं कि तुम्हारा फिजिकल ग्रोथ हो रहा है नहीं हो रहा है, बॉडी ग्रोथ हो रहा है। मतलब कि लाइक तुम्हारा चेस्ट ब्राइडर, मेल्स रहेंगे तो उनका चेस्ट वगैरह जो होगा वाइडर हो जाएगा, फीमेल्स वगैरह होंगे उनका कमर के नीचे का जो बोन्स रहेगा वो वाइडर हो जाएगा। ये सब बहुत सारा रहता है, फिजिकल चेंज होता है, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी उसका डेवलप हो जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग चेंजेस एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में क्या क्या चेंजेस आता है अभी हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला जो होता है वो होता है हाइट, इंक्रीज इन हाइट। ठीक है, ये देखो
सडन इंक्रीज हो जाएगा तुम्हारा। तुम देखे होगे तुम्हारा खुद का भी, अभी तो तुम्हारा अगर क्लास 8 में हो तो वही 12-13 के आसपास तुम्हारा एज होगा। अभी तुम्हारा जो सडन इंक्रीज ऑफ हाइट होगा, तुम हो या ना हो, तुम्हारे क्लास में कोई ना कोई ऐसे कितने सारे बच्चे होंगे जिनका एज मतलब कि हाइट सडन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फिर तुम उनसे पूछ सकते हो क्या खा रहे बेटा जो इतना लंबा हो जा रहा है ना। तो वो अपने हिसाब से अलग अलग एक्सप्लेनेशन देगा, नहीं मैं बाथरूम ज़्यादा जाता हूँ, कि मैं ये ज़्यादा खाता हूँ, कि मैं ज़्यादा नहाता हूँ, वो जैसा बोले। लेकिन मेन रीज़न क्या है कि वो प्यूबर्टी में एंटर कर गया। सडन इंक्रीज इन हाइट, ठीक है। लॉन्ग बोन्स लाइक बोन्स ऑफ द आर्म्स लेग्स एलोंगेट एंड मेक अ पर्सन टॉल। मेनली जो होता है लेग का या हैंड का, ये सब का जो रहता है बोन्स वगैरह सडन ग्रोथ हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से पर्सन लंबा दिखाई देता है। हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल डिपेंड्स ऑन जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स। मतलब कि सिंपल सा बात है, दो पेरेंट्स होंगे जिनका हाइट करीब करीब मान लो 5 फुट रहेगा फीमेल का, 5 फुट 5 इंच रहेगा मेल का, तो ऑब्वियसली उसका जो बच्चा होगा बहुत से बहुत लड़का होगा तो 5 फुट 5 फुट 5 इंच 5 इंच 6 इंच 5 फुट 7 इंच से ज्यादा नहीं होगा, है ना। क्यों? उन दोनों पे डिपेंड करता है। बहुत अगर एक्सरसाइज वगैरह किया, अच्छे से खाना वाना खाया तो 5 अपने पेरेंट्स से बच्चे लड़का क्या बोलते हैं फादर से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगा, 6 फुट का नहीं हो पाएगा वो। क्यों? क्योंकि ये सब जो होता है कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो कि जीन्स के थ्रू इनहेरिटेड होता है तुम्हारे अंदर पेरेंट्स से, ठीक है। तो पेरेंट्स का हाइट जितना रहेगा वो डिपेंड करेगा, सॉरी तुम्हारा हाइट जो रहेगा वो डिपेंड करेगा पेरेंट्स का हाइट के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट, फूड जो होता है इसमें बहुत हेल्पफुल होता है। हेल्प बोन्स मसल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी गेट एडिक्वेट न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ। जैसे कि मैंने बोला अभी तुम्हारे पेरेंट्स का हाइट कम है तो तुमको मोस्ट ऑफ द टाइम, इस टाइम स्पेशली इस टाइम में, ठीक है, प्यूबर्टी टाइम में, एडोलेसेंस टाइम में मोस्टली अच्छे अच्छे फूड्स जो कि रिक्वायर होते हैं तुम्हारा हाइट ग्रोथ के लिए, तुम्हारा नॉर्मल सारा ग्रोथ के लिए, बॉडी स्ट्रक्चर के लिए, सारा ग्रोथ के लिए जो फूड्स का रिक्वायरमेंट होता है इस टाइम जरूर खाना चाहिए, ठीक है। एक्सरसाइज वगैरह भी जरूर करना चाहिए इस टाइम में ताकि तुम्हारा बॉडी का ग्रोथ बहुत अच्छे से हो, ठीक है। क्योंकि उसके बाद फिर बॉडी का ग्रोथ होना बंद हो जाएगा, फिर जाते रहो जिम, मारते रहो डंबल, जितना करना है, बॉडी तो फूल जाएगा, हाइट नहीं बढ़ेगा जितना भी कर लो, है ना। वही बोला है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग दिस ग्रोथ ईयर्स, ठीक है। इस टाइम में स्पेशली राइट काइंड ऑफ फूड खाओ और लटकते रह जाओ तो लंबा हो जाओगे। चलो स्किपिंग वगैरह करो, लटको थोड़ा सा, लंबा हो जाओगे, है ना। चेंज इन बॉडी शेप, वैसे तो चेंज होते रहता है बहुत सारा चीज, देखते हैं क्या क्या होता है। चेंज ऑकरिंग इन एडोलेसेंस, बॉयज एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। बॉयज में और गर्ल्स में डिफरेंट मतलब सेम भी बहुत सारा होता है, जैसे कि तुम्हारे अंडरआर्म्स में जो हेयर्स होंगे, प्यूबिक हेयर्स होंगे, ठीक है, वो सारे जो होते हैं करीब करीब सेम होते हैं, बट कुछ कुछ रहते हैं जो डिफरेंट होते हैं। जैसे कि इन प्यूबर्टी बॉयज हैव ब्रॉडर शोल्डर्स एंड वाइडर चेस्ट, ठीक है। ये देखो, ये जो बॉयज है ना, इसका शोल्डर जो होगा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ये बेचारा ठीक से खाया नहीं होगा शायद, ठीक है, इसलिए इसका बड़ा नहीं दिख रहा, इससे छोटे ही दिख रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। चेस्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, है ना, वाइडर हो जाएगा, बड़ा नहीं बोल सकते इसका, वाइडर हो जाएगा, फैल जाएगा, ऐसा करके फैल जाएगा, ठीक है। वही फीमेल्स का जो होता है, वेस्ट गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम वाइडर। इनके जो कमर के नीचे होगा ना, कमर के नीचे वाला पार्ट थोड़ा सा, बोन जो होता है वो थोड़ा सा वाइडर हो जाएगा, ठीक है। इनका ब्रेस्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, है ना। फिर ये हो गया, ये जो है तुम्हारा डिफरेंट पार्ट्स है जिससे पता चलता है कौन लड़का है या कौन लड़की है। नॉर्मली बहुत सारे लड़के लड़की ऐसे भी होंगे, तुम्हारे क्लास में पता नहीं चलेगा लड़का है लड़की है। तुम्हारा एडोलेसेंस से नीचे मोस्टली बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना, मतलब कि बाहर से कोई अंकल आएंगे बोलेंगे और बेटा क्या कर रहे हो, तो पेरेंट्स बोलेंगे वो बेटा नहीं बेटी है ना, क्योंकि पता ही नहीं चलता कौन लड़का है कौन लड़की है। तो इस एज में तुमको पता चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। वॉइस में आएगा चेंजेस, ठीक है। बॉयज डेवलप लार्ज वॉइस बॉक्स, है ना, कैन बी सीन एज अ प्रोड्यूटिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट कॉल्ड एडम्स एप्पल। देखो वॉइस का एक तो मतलब कि बॉयज का एक तो पार्ट रहेगा, इसको बोलते हैं लिरिक्स,
लिरिक्स बोल रहा हूँ, क्या था इसका, लार्ज वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स बोल सकते हैं इसको, ठीक है। मेरा तो छोटा है, बाकी बहुत सारे लोगों का ऐसा बहुत सारा होता है कि पूरा बाहर निकल जाता है ना, और जिसके वजह से उसको हम लोग बोलते हैं एडम्स एप्पल। तो ये दिखाई देने लगता है तुम्हारा वॉइस बॉक्स। वहां गर्ल्स में बहुत छोटा होता है, दिखाई नहीं देगा, वो उनका भी होता है लेकिन दिखाई नहीं देगा, बहुत छोटा होता है, ठीक है। जनरली गर्ल्स हैव हाई पिच वॉइस whereas boys have a deeper voice, deep voice। गर्ल्स का जो वॉइस रहेगा बहुत दूर तक जाता है, हाई पिच वॉइस बोलते हैं उसको, ठीक है। पतला रहेगा, उनका आवाज थोड़ा सा पतला रहता है, बहुत दूर तक जाएगा, लेकिन बॉयज का जो आवाज थोड़ा सा मोटा हो जाता है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड, ठीक है। तुम्हारा जो पसीना होता है ना, पसीना होगा, तुम्हारा फेस ऑयली ऑयली दिखेगा इस एज में, ठीक है। तो तुम्हारा स्वेट ग्लैंड जो होता है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, ज्यादा पसीना वसीना छोड़ने लगता है। सेबेसियस ग्लैंड जो कि इसको हम लोग ऑयल ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है, वो तुम्हारा ज्यादा ऑयली फेस वगैरह ऑयली कर देगा, जिसकी वजह से तुम्हारे देखो ऐसे, ये क्या है, ऑयल की वजह से एसिड्स आ गए हैं, कुछ पिंपल्स आ जाते हैं, ऐसे दाना दाना हो जाएगा तुम्हारे फेस में, 2-4 ठो, ठीक है, पिंपल्स आ जाएंगे, तब तुम समझ लेना कि तुम अब जवान होने के कगार में हो, ठीक है ना। ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सिक्रेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेसियस ग्लैंड इंक्रीज, ठीक है। मैनी यंग पीपल गेट एसेंट एंड पिंपल्स ऑन द फेस एट दिस बिकॉज ऑफ द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ ग्लैंड्स इन द स्किन, ठीक है। ये जो पिंपल्स वगैरह एसेंट्स वगैरह क्यों आते हैं, क्योंकि तुम्हारा जो ग्लैंड्स होता है वो इंक्रीज एक्टिविटी, मतलब कि एक्टिविटी उसका इंक्रीज हो जाता है उस वक्त, ठीक है, वो खुद भी इंक्रीज होता है, उनका एक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाता है। तो इस टाइम में ना, मेरा जब टाइम था, मेरा भी पिंपल्स वगैरह आ रहा था, तो मैं क्या करता था, पिंपल, मेरा दोस्त था एक, बहुत कमीना था ससुरा, तो क्या करता था, पिंपल्स को ऐसे करके फोड़ देता, बोलता अब ठीक हो जाएगा, और उसकी वजह से फेस वगैरह खराब हो जाता था उसकी वजह से। तो ये सब गलती कभी मत करना, उसको छूना मत, छोड़ देना, वो जैसा है उसको वैसे ही रहने देना, वो अपने आप ठीक हो जाएगा, ना डॉक्टर के पास जाना, कुछ करने का जरूरत नहीं। अब बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया तो बात अलग है, डॉक्टर के पास जाओ, बट ऐसे हरकत मत करो कि वहां पर कुछ एक तो क्रीम लगा लिए, कुछ फेस के अलग अलग क्रीम वगैरह यूज करने लगे, उसको फोड़ दिए, उससे वो सब काम मत करना, ठीक है। नॉर्मल रहो, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। उससे साथ छेड़छाड़ करोगे वो बढ़ेगा, ठीक है, छेड़छाड़ करने से वो बढ़ता है, नहीं करोगे वो आराम से नॉर्मल अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है, सबका सेक्स ऑर्गन्स भी डेवलप होता है, मेल्स एंड फीमेल्स दोनों का। मेल सेक्स ऑर्गन्स लाइक टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप कंप्लीटली, उनका कंप्लीट डेवलप हो जाएगा। द टेस्टिस ऑल्सो बिगिंस टू प्रोड्यूस स्पर्म्स, ठीक है। ये देखो, ये जो है तुम्हारा मेल सेक्स ऑर्गन है ना। अभी जब, एक मिनट, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी तुम्हारा ये पूरा डेवलप हो जाएगा, मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तुम्हारा जो टेस्टिस है ये स्पर्म प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, ठीक है, और जो तुम्हारा पेनिस है इससे स्पर्म रिलीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। वही फीमेल्स का सेक्स ऑर्गन जो होता है, ओवरीज एनलार्ज एंड एग बिगिंस टू मैच्योर, ये जो है ओवरीज, ठीक है, ये दो ओवरीज हैं, ठीक है, ये थोड़ा एनलार्ज हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और इसमें से एग जो है मैच्योर हो जाएगा, और ओवरी स्टार्ट रिलीज मैच्योर एग, मैच्योर हो जाएगा, इसमें एग्स रहते हैं जो, वो मैच्योर हो जाएगा। अब ये स्टार्ट कर देगा एग्स को रिलीज करना, ठीक है। वो मंथ में सिर्फ एक बार, 28 डेज से 30 डेज के आसपास में सिर्फ एक बार ही सिर्फ एक ठो एग रिलीज करते हैं। कौन? ओवरीज, दोनों में से एक कोई ओवरी रिलीज करेगा एग, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी, ठीक है। इस यहां पर ही तुम्हारा मेंटल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल मतलब कि मैच्योरिटी आ जाता है, बोलते हैं। बट देखो क्या होता है, एडोलेसेंट्स आर मोर इंडिपेंडेंट देन बिफोर एंड आर सेल्फ कॉन्शियस, ठीक है। देखो इससे पहले क्या था, अपने माँ बाप पर डिपेंड है, मम्मी खाना खिला दो, मम्मी यहाँ जाना है, मम्मी वहाँ जाना है। अब धीरे धीरे तुमको थोड़ा समझ आने लगेगा कि नहीं, अब मेरे को खुद करना है सब कुछ काम। इससे पहले बाथरूम में मम्मी तुमको नभा देंगे, सब कुछ करेंगे, बट थोड़ा थोड़ा फिर तुमको शर्म वगैरह आने लगेगा, नहीं बाबा मैं अकेले नहाऊंगा, है ना, वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज़ होता है। धीरे धीरे बहुत सारे चेंजेस वगैरह देखने को मिलेगा, सेल्फ कॉन्शियस हो जाओगे तुम लोग, अपने बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करने लगोगे, अपने
देखने लगोगे, ठीक है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एंड दे टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग। बहुत अपने आप के बारे में बहुत सोचने लगोगे, या फिर नॉर्मल सोचते रहोगे, ये वो वगैरह सोचने वो लगते हैं। इस एज में ये सब चीज कॉमन है, तो उसके लिए टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर इनफैक्ट it is of the time in one's life when the brain has the greatest capacity for learning। इस टाइम तुम बहुत अच्छा लर्निंग कर सकते हो बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कैपेसिटी तुम लोगों को होता है, ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ द लर्निंग, ठीक है। तो आराम से लर्निंग वगैरह करो, ऐसे मुंह फुला के बैठे के ये सब बेकार काम है, घूमना यार, ये सब काम मत करो, पढ़ाई वही करो। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये ठीक है, जो भी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करता है कि ये एक लड़का है, ये एक लड़की है, ठीक है, बताता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। लाइक फीचर्स हेल्प टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेल एंड फीमेल्स आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। एग्जाम्पल, ठीक है, अब किसी लड़के का लड़की का सॉरी ब्रेस्ट बिगिन टू डेवलप, ठीक है, तुम्हारा ब्रेस्ट वगैरह जो होता है डेवलप होना शुरू हो जाता है, ठीक है, एट प्यूबर्टी बॉयज बिगिन टू ग्रो फेशियल हेयर दैट इज मोस्टाच एंड बियर्ड। तुम्हारा बॉयज में मूछा दाढ़ी वगैरह सब आना शुरू हो जाता है। जिसका नहीं आता है तुम उसको चढ़ा सकते हो कि बाबू तुम लड़की हो, लड़की की प्रजाति से हो, ठीक है, गलती से तुम्हारा जन्म शायद लड़का हो गया लेकिन तुम लड़की की प्रजाति से ही हो, ठीक है, आराम से बोल सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है उसको बोलने में। इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स हेयर ग्रोथ अंडर द आर्म्स एंड इन द रीजन अबव द थाइज और द प्यूबिक रीजन, ठीक है। तो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों में जो कॉमन होते हैं, जैसे लाइक अंडर आर्म्स में हेयर्स आना शुरू हो जाएंगे, तुम्हारे प्यूबिक रीजन में यानी कि तुम्हारे कमर के नीचे या थाई के ऊपर जो है वहां पर ही हेयर्स आना शुरू हो जाएंगे, उसको प्यूबिक रीजन भी बोलते हैं, प्यूबिक हेयर भी बोलते हैं। प्यूबिक रीजन वो पार्ट को बोलते हैं और प्यूबिक हेयर जो वहां पर बाल उगता है उसको बोलते हैं, ठीक है। हॉर्मोन्स को बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है बाबू, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसमें, ठीक है। हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस सिक्रेशन फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन ग्लैंड से या एंडोक्राइन सिस्टम से जो हार्मोन्स वगैरह रिलीज होते हैं, मतलब जो केमिकल सब्सटेंस वगैरह रिलीज होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हार्मोन्स। द चेंजेस व्हिच ऑकर्स एट एडोलेसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। जो भी चेंजेस वगैरह होता है, ठीक है, वो मोस्टली कंट्रोल होता है, मोस्ट सब का सब कंट्रोल होता है हार्मोन से। बोलते हैं ना हमारा दिमाग सब कुछ कंट्रोल करता है ना, दिमाग में होता है तुम्हारा पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, वो हार्मोन्स रिलीज करता है और सारे हार्मोन्स को, मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स को इंस्ट्रक्शन देता है कि बेटा तुम ये करो, तुम वो करो, तभी तुमको अच्छे से ग्रोथ मिलेगा वगैरह वगैरह। द मेल हार्मोन्स और टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो मेल हार्मोन होता है, बिगिंस टू बी रिलीज्ड बाय द टेस्टिस एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। टेस्टिस जो होता है ना, उससे टेस्टोस्टेरोन रिलीज होना शुरू हो जाता है ऑन प्यूबर्टी। वंस प्यूबर्टी इज रीच्ड इन गर्ल्स, ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन्स और एस्ट्रोजन। ये दोनों याद रखना, टेस्टोस्टेरोन जो होता है मेल हार्मोन होता है और एस्ट्रोजन जो होता है वो फीमेल हार्मोन होता है। ये टेस्टोस्टेरोन जो होता है टेस्टिस से रिलीज होता है और एस्ट्रोजन जो होता है वो ओवरीज से रिलीज होता है ना, विच मेक्स द ब्रेस्ट्स डेवलप, सॉरी ओवरीज से नहीं, फीमेल हार्मोन प्रोड्यूसेस, ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस द फीमेल, हाँ ओवरीज से होता है, ठीक है, विच मेक्स द ब्रेस्ट्स डेवलप, जिसकी वजह से तुम्हारा ब्रेस्ट वगैरह भी डेवलप होता है फीमेल्स में, ठीक है। मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड और मामारी ग्लैंड डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट। ब्रेस्ट के अंदर में तुम्हारा मामारी ग्लैंड या मिल्क सेक्रेशन ग्लैंड डेवलप हो जाता है, जो कि हेल्प करता है जब तुम्हारा बेबी होता है, मतलब फीमेल्स में जब बेबी होता है, फीमेल्स का बेबी जब होता है तो उस वक्त मामारी ग्लैंड क्या है, मिल्क प्रोड्यूस करता है और वो मिल्क बच्चों का पूरा न्यूट्रिशन में हेल्प करता है जब बच्चा उस मिल्क को पीता है, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ another hormone secreted
फ्रॉम एन एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड पिट्यूटरी। जो मैंने बोला था, पिट्यूटरी जो तुम्हारा ब्रेन में होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, वो जो हार्मोन्स रिलीज करता है, वही हार्मोन्स इन सारे हार्मोन्स का प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। कौन सा? टेस्टिस का जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, एंडोक्राइन, सॉरी क्या था, टेस्टोस्टेरोन, तुम्हारा एस्ट्रोजन, ये सब जितने भी हार्मोन्स होते हैं सबको कंट्रोल करता है। कौन? वो हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसके बारे में और अच्छे से। ठीक है, अ फ्यू ग्लैंड्स सच एज स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स एंड सलेवरी ग्लैंड्स रिलीज देयर सिक्रेशन थ्रू डक्ट्स। ठीक है, डक्ट्स के थ्रू वो लोग रिलीज करते हैं। कौन? स्वेट्स, ऑयल, सलेवरी, ये सब जितने भी होते हैं ना, वो डक्ट्स के थ्रू अपना क्या बोलते हैं इसको, हार्मोन्स रिलीज करते हैं। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं, जो कि कंट्रोल करता है कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, सो दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज डक्टलेस ग्लैंड्स। ठीक है, और एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, उनको डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट तुम्हारा ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो जाता है। ठीक है, तुम्हारा पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, वो अंदर में ही ब्लड स्ट्रीम से भेजेगा। ठीक है, मान लो मेरा टेस्टिस को अगर ऑर्डर देना है कि भाई तू टेस्टोस्टेरोन रिलीज कर, तो यहां से ही भेजेगा, अंदर से ही वो अपना काम कर देगा, टेस्टोस्टेरोन को बोल देगा। ठीक है, बट स्वेट ग्लैंड जो होता है हर हमारा ये चमड़े में क्या बोलते हैं, स्किन्स में रहता है। ठीक है, स्किन्स में रहेगा, स्किन से स्वेट प्रोड्यूस होगा, वही तुम्हारा स्किन में अंदर में रहता है स्वेट ग्लैंड, जो कि स्वेट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ज्यादा अंदर रहेगा नहीं, ब्लड के तक नहीं पहुंचेगा वो। रिलीज ऑफ हार्मोन्स इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। ठीक है, रिलीज ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। रिप्रोडक्टिव फंक्शन के टाइम में जो हार्मोन्स वो रिलीज होता है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच अ पार्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल्ड टारगेट साइट। ठीक है, पूरा देख लेते हैं। द टेस्टिस एंड ओवरीज सीक्रेट सेक्स हार्मोन्स। ओके, द सेक्स हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो, सबसे पहले इसके बारे में पहला पॉइंट जो बोला गया है, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये फीमेल्स का है बोल सकते हैं, मेल्स का, दोनों सेम ही रहता है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या करेगा, अपने अंदर से मतलब एक हार्मोन रिलीज करेगा और जाके ये ओवरी को बोलेगा, बेटा चल रिलीज कर, क्या, एंडोक्राइन ना, एंडोक्राइन था ना, जो भी सेक्स हार्मोन। ठीक है, सेक्स हार्मोन रिलीज कर। ठीक है, और इसका बोलेगा कि चल बेटा एक काम कर, तू रिलीज कर क्या, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, जो कि सेक्स हार्मोन्स है। ठीक है, तो दोनों ओवरीज को और टेस्टिस को बोलेगा अपना अपना सेक्स हार्मोन रिलीज करने के लिए। द सेक्स हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल, जो कि वो अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी, वही जो हार्मोन्स भेजा है इसी के कंट्रोल में रहता है। कौन? सेक्स हार्मोन्स जो रहता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है एक हार्मोन, वही इन दोनों का जो हार्मोन्स रहता है उसको कंट्रोल करता है कि कब रिलीज करना है, कब नहीं करना है। ठीक है, अब उसके बारे में जो बताया है प्रोसेस क्या है। हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट्स टेस्टिस एंड ओवरीज टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, सॉरी वहां रॉन्ग बताया था, एस्ट्रोजन। ठीक है, जो कि तुम्हारा पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट कर देता है किसको, टेस्टिस को एंड ओवरीज को, टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। तुम्हारा मेल जो ऑर्गन है, मेल टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेगा, कब, जब तुम्हारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसको स्टिमुलेट कर देगा। ठीक है, और फीमेल ऑर्गन जो है वो एस्ट्रोजन रिलीज करेगा जब पिट्यूटरी ग्लैंड तुम्हारा उसको स्टिमुलेट कर देगा। रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम एंड रीच पार्ट ऑफ द बॉडी टारगेट साइट। ये जो है तुम्हारा टारगेट साइट है, ये ब्लड से रिलीज करेगा, टारगेट साइट में डायरेक्ट जाएगा। ठीक है, स्टिमुलेट चेंजेस इन द बॉडी एट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, ये जो है स्टिमुलेट वही तुम्हारा बॉडी को चेंजेस वगैरह करता है। ठीक है, तुम्हारा बॉडी का इसका जैसे कि बोन्स वाइड हो जाएगा, ये सब चेंजेस वगैरह जो करता है यही करता है। ठीक है, ऑन स्टिमुलेशन ऑफ हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। चलो नेक्स्ट देखते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है उसके बारे में आज हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगिंस एट प्यूबर्टी।
ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था आप शादी करने के लायक हो जाओगे कब, जब तुम्हारा प्यूबर्टी में तुम एंटर करते हो। मैच्योर होने की जरूरत नहीं है, मैच्योर हो जाएगा तो पूरा मैच्योर हो जाओगे, ठीक है, उससे फिर और ना बढ़ेगा, ना बॉडी पार्ट्स बढ़ेगा, ना ऑर्गन्स बढ़ेगा, कुछ नहीं, बट प्यूबर्टी से ही तुम्हारा हार्मोन्स वगैरह रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, स्पर्म वगैरह, एग वगैरह सब रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। तो वही बोला है, द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड जनरली लास्ट 45 to 50 years of age in female and lifetime in male। ठीक है, बोलते हैं रिप्रोडक्शन का जो पावर रहता है मेल्स में बहुत ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा तक रहता है, बट फीमेल्स में एक लिमिटेड टाइम तक रहता है। कब? 45 से 50 ईयर का एज में उनका रिप्रोडक्शन का पावर खत्म हो जाता है, मतलब कि ये जो ओवरीज हैं ये अपना एग रिलीज करना बंद कर देंगे। कब? 45 से 50 का एज में। और स्टार्ट कब करेंगे वो लोग जल्दी स्टार्ट कर देते हैं, क्या 11 साल का, 10 साल का, 11 साल का एज में स्टार्ट कर देते हैं ये लोग, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है उसके बारे में जान लेते हैं, इसके बारे में समझे। रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है, ठीक है, इस फेज में जो फीमेल्स का जो होता है लास्ट होता है 45 से 50 तक, उस वक्त तक वो लोग रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी कि एग्स रिलीज होगा, स्पर्म आएगा, फर्टिलाइज होगा और क्या ये प्रेग्नेंट हो जाएंगे, फीमेल्स प्रेग्नेंट हो जाएंगे, बच्चे का जन्म दे सकते हैं, ठीक है, कब तक? 45 से 50 तक। बट मेल्स का क्या होता है? लाइफ टाइम स्पर्म रिलीज होता है, ठीक है, कभी खत्म नहीं होगा। मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है देख जानते हैं अभी हम लोग। ऑन ओव्यूम मैच्योर्स एंड रिलीज इज रिलीज्ड बाय वन ऑफ द ओवरीज once in about 28 to 30 days। मतलब कि ओव्यूम्स क्या है? ओव्यूम्स वही एग, ठीक है, बोला है ये जो है जब ओव्यूम्स मैच्योर हो जाता है तो 28 से 30 दिन के अंदर, ठीक है, वो रिलीज होता है, 28 से 30 दिन के बीच में वो रिलीज होता है, ठीक है, रिलीज होगा यहां से, ठीक है, ताकि यहां से स्पर्म आए, ठीक है, इसके साथ फर्टिलाइज कर सके, ठीक है, तो रिलीज हुआ, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूटेरस बिकम थिक so as to receive the egg in case it is fertilized, अगर फर्टिलाइज हो गया तो, ठीक है, and begins to develop होने। this results in pregnancy। मतलब कि इस स्टेज में जब ये 28 दिन का जो स्टेज होता है इसके बीच क्या होता है, ये यूटेरस का वॉल है ना, ये वॉल, ये जो है वॉल है, यूटेरस का वॉल है, ये यूटेरस होता है, ठीक है, ये यूटेरस है, यूटेरस का वॉल है, दीवार, ठीक है, तो ये यूटेरस का जो वॉल होता है वो थिक हो जाता है, थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, ठीक है, ताकि यहां पे से जब स्पर्म आएगा, ठीक है, ये स्पर्म आया, ठीक है, यहां पे मान लो एग है, इसके साथ फर्टिलाइज कर गया, फर्टिलाइज होने के बाद अगर फर्टिलाइज हो गया तो, फर्टिलाइज नहीं हुआ तो उसका दूसरा केस है, ठीक है, अगर फर्टिलाइज हो गया तो ये एग जो आएगा यहां पे आके चिपक जाएगा, यहां पे कहीं पे भी एक ठो आके चिपक जाएगा और यहां पे बच्चे का ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। जब बच्चा पूरा ग्रोथ हो जाएगा, यहां पे उसका बच्चा का पूरा ग्रोथ हो गया, बहुत बड़ा हो गया, हाथ पैर सब निकल गया, उसका पूरा बॉडी पार्ट सब निकल गया, सब कुछ हो गया, अब बच्चे को यहां से निकाल लिया जाएगा, है ना, ये है पूरा का पूरा प्रोसेस। तो जब वो ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द, ये सब जो है, ठीक है, जो सब सारा चीज बता चुका हूं ऑलरेडी। प्रेगनेंसी अगर होगा तब, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुआ, मान लो ये इनका इंटरकोर्स नहीं हुआ या कुछ भी नहीं हुआ, तो स्पर्म्स तो अंदर जाएगा नहीं, स्पर्म अंदर जाएगा नहीं, तो ये तो एग तो है बेचारा, वो क्या करेगा? तो क्या होता है, देखो यहां पर ही एग था, ठीक है, ये थिक्ड वॉल है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे वेसल्स वगैरह होंगे, ब्लड वेसल्स वगैरह भी होंगे ऑब्वियसली, ठीक है, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए रहते हैं, रेडी रहते हैं कि अब आएगा तो हम उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, बट वो आया नहीं तो क्या करेगा? अब ये सब मिलजुल के यहां से ब्लड के थ्रू, ब्लड के फॉर्म में बाहर रिलीज हो जाएगा। वो जो रिलीज होता है उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर्स, ठीक है, the released egg and the thick lining of the uterus along with its blood vessels are shed off, सबको सब निकल जाएगा। This causes bleeding in women which is called menstruation। समझ में आया? जैसे कि मैंने बताया ब्लड के फॉर्म में सबके सब निकल जाएंगे, ठीक है। Menstruation occurs once in about 28 to 30 days। जैसे कि मैंने बताया कि 28 से 30 डेज उनका लगता है कि बीच में उनका एक प्रोड्यूस होता है और उसी में उनका रिलीज भी हो जाता है, ठीक है, एंड में रिलीज हो जाएगा।
द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड एट 45 to 50 years of age the menstruation cycle stops। ठीक है, तो स्टार्टिंग कब होता है? जब प्यूबर्टी का एज में रीच करते हैं, जब प्यूबर्टी आता है करीब करीब फीमेल्स में 10-11 साल के आसपास। ठीक है, उसी वक्त तुम्हारा मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और एंड कब होता है? 45 से 50 इयर्स का एज में। द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज टर्म्ड मेनोपॉज। ठीक है, मेनोपॉज, मैन को पॉज कर दिया। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, अब इसको थोड़ा शॉर्टकट में अगर जानना है याद करने के लिए तो सिंपल सा इसको जान लो। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स, पता ही है तुमको, सब कुछ हार्मोन से ही कंट्रोल होता है। द साइकिल इंक्लूड्स पहले मेंस्ट्रुएशन ऑफ मैच्योरेशन ऑफ। ठीक है, एग मैच्योर हो गया। ठीक है, एग रिलीज हो जाएगा, है ना, रिलीज। वॉल्ड थिक हो जाएगा, थिकनिंग ऑफ वॉल जो होता है वो थिक हो जाएगा। एंड इट्स ब्रेक डाउन इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर। ठीक है, सब का सब ब्रेक हो जाएगा और निकल जाएगा। ठीक है, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुआ तो। ठीक है, दूसरा में क्या था? इन केस द एग इज फर्टिलाइज्ड इट बिगिंस टू डिवाइड एंड देन गेट्स एम्बेडेड इन द यूटेरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। ठीक है, समझा चुका ऑलरेडी सारा का सारा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, चलो। हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड, मतलब कि अब जो बेबी जन्म लेगा वो लड़का होगा या लड़की होगा। ठीक है, वो कैसे पता चलता है? ठीक है, वो काम होता है हमारे क्रोमोसोम्स का। ये जो है ना क्रोमोसोम्स हैं, टोटल 46 होते हैं, 23 जोड़े। ठीक है, 23 पेयर्स होते हैं और टोटल बोलेगे तो 46, है ना। देख लो ये 23 है ना, 1 2 3 4 5 6 6 12 6 13 18 चक 24। एक जो है ये डिसाइड करता है ये मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, अगर 2 एक्स हैं तो फीमेल और एक एक्स एक वाई है तो मेल। ठीक है, ये बताता है तुम लोग। अब कैसे पूरा डिटेल्स में हम लोग जानते हैं। ये क्रोमोसोम है, बढ़िया दिख रहा है, थोड़ा छोटा कर दे, छोटा हो जा बाबू, छोटा हो जा, छोटा हो जा, छोटा हो गया। ठीक है, चलो। A chromosome is a thread-like structure made of DNA and proteins found in the nucleus of a cell. It carried genetic information, passing it from one generation to the next. ठीक है, चलो इसके बारे में जानते हैं हम लोग क्या क्या है। चलो देखो, ये जो है ना, क्या बोलते हैं इसको, क्रोमोसोम्स। ये जो है ना डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। कहाँ गया डीएनए? हाँ, डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ होता है। मान लो ये है, इसके अंदर बहुत सारे डीएनए होंगे, है ना। डीएनए और प्रोटीन से मिलके ये बना हुआ होता है। देखो डीएनए ऊपर से पकड़ के रखा ना, एक्चुअली में ये अंदर होता है। ठीक है, ये डिजाइन वगैरह अच्छा है देखने के लिए, बट इसके अंदर में होता है डीएनए। डीएनए और प्रोटीन कूट कूट के भरा होता है उसमें। ठीक है, उससे बना होता है। और ये कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल है, हर जगह में सेल, पूरा सेल से ही बने हुए हैं हम लोग। जितने भी सेल है, मान लो एक तो सेल है, ठीक है, उसके अंदर न्यूक्लियस रहता है ना। न्यूक्लियस के अंदर ये पाया जाता है, बहुत सारा रहेगा। ठीक है, बहुत सारा मतलब क्या, वो 23 पेयर्स रहेंगे, 23 पेयर्स रहेंगे। ठीक है, 56 ही रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं रहेंगे। ठीक है, बट ऑल ह्यूमन बीइंग हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जैसे कि मैं बताया, इन द न्यूक्लियस ऑफ द देयर सेल। 2 क्रोमोसोम्स आउट ऑफ दिस आर द सेक्स क्रोमोसोम्स नेम्ड एक्स एंड वाई। ठीक है, इसमें से बहुत सारे रहेंगे, जिसमें से 2 जो क्रोमोसोम होंगे वो होते हैं तुम्हारा सेक्स क्रोमोसोम। अगर फीमेल है तो उसके सेल में तुमको सब के सब एक्स क्रोमोसोम मिलेंगे, एक्स का पेयर में मिलेंगे। ठीक है, अगर मेल है तो उसमें एक क्रोमोसोम, सब के सब एक्स ही मिलेंगे, बट एक क्रोमोसोम उसमें से एक्स और वाई मिलेगा, है ना। तब पता चलेगा कि वो मेल है। तो अब हम लोग का पता है कि अ फीमेल हैज 2 एक्स क्रोमोसोम व्हाइल अ मेल हैज 1 एक्स एंड 1 वाई क्रोमोसोम। ठीक है, द गैमेट्स जो कि होता है एग्स एंड स्पर्म
हैव ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, ये क्या है, सब 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है, दो पेयर है। ठीक है, बट हमारे जो गैमेट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम रखते हैं उनके पास। स्पर्म के पास एक रहेगा और तुम्हारा क्या बोलते हैं इसको, एग्स के पास एक रहेगा। बट स्पर्म आर ऑफ 2 काइंड, वन काइंड हैज ऑन एक्स क्रोमोसोम एंड द अदर काइंड हैज वाई क्रोमोसोम। स्पर्म के पास एक एक्स क्रोमोसोम, मतलब कि कुछ स्पर्म्स रहेंगे जो कि एक्स क्रोमोसोम के रहेंगे और कुछ स्पर्म्स रहेंगे जो कि वाई क्रोमोसोम्स के रहेंगे। ठीक है, जब वो दोनों फर्टिलाइज होते हैं, व्हेन अ स्पर्म containing X chromosome fertilized the egg, the zygote would have 2 X chromosome and develop into a female child। जब देखो मैंने बताया स्पर्म 2 टाइप के रहेंगे, एक में X क्रोमोसोम रहेगा, एक में Y क्रोमोसोम रहेगा। और फीमेल में, अच्छा इधर बताता हूं, स्पर्म जो है, ठीक है, ये मान लो स्पर्म है, ये है X क्रोमोसोम का, ठीक है, ये मान लो स्पर्म है, ये है तुम्हारा वाई क्रोमोसोम का। ठीक है, और यहां जो एग है वो मान लो है एक्स क्रोमोसोम का, वो रहेगा, जितने भी एग रहेंगे वो एक्स क्रोमोसोम के ही रहेंगे। ठीक है, अभी जो स्पर्म आया, अगर एक्स क्रोमोसोम का स्पर्म इसमें एंटर कर गया है ना, फर्टिलाइज कर गया, तो फिर जो बच्चे का जन्म होगा वो होगा तुम्हारा फीमेल। तो एक गर्ल बेबी चाइल्ड तुमको मिलेगा अगर एक्स फॉर्म फर्टिलाइज हुआ एक्स के साथ। वही अगर वाई, ये वाई है, ठीक है, ये वाई अगर फर्टिलाइज हो गया एक्स के साथ तो तुमको एक मेल चाइल्ड मिलेगा। ठीक है, बॉय बेबी बच्चा है ना, वो तुमको मिलेगा। इफ द स्पर्म कंटेनिंग वाई क्रोमोसोम टू द एग, मेल चाइल्ड विल यू गेट। ठीक है, चलो नेक्स्ट, हॉर्मोन्स अदर देन सेक्स हॉर्मोन्स, मतलब कि और भी बहुत सारे हॉर्मोन्स होते हैं, खाली सेक्स हॉर्मोन्स थोड़ी होते हैं, हमारे बॉडी को और भी बहुत सारा काम करना रहता है। तो और भी जो हॉर्मोन्स है उनके बारे में हम लोग जानेंगे, और वो जो कहां से रिलीज होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मोस्टली ग्लैंड्स। ठीक है, देखो पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड बोल सकते हो, ठीक है, जो तुम्हारे ब्रेन में होता है, ये होता है तुम्हारा पिट्यूटरी ग्लैंड, ये मोस्टली सबको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो देखो पिट्यूटरी ग्लैंड इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, इट इज अटैच्ड टू द ब्रेन। ठीक है, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड किसको बोलते हैं, जो कि डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करता है अपना हार्मोन्स को। ठीक है, वो होता है तुम्हारा एंडोक्राइन ग्लैंड, वो तुम्हारा ब्रेन में फिट होता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द पिट्यूटरी देयर आर अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द बॉडी सच एज थायराइड ग्लैंड होता है, पैनक्रियाज होता है, एड्रेनल ग्लैंड होता है। ठीक है, टेस्टिस एंड ओवरीज होता है, ये दोनों भी ग्लैंड्स हैं। ठीक है, तो उनके बारे में देखते हैं हम लोग। व्हेन थायराइड ग्लैंड वाज नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन थायरोक्सिन, थायराइड ग्लैंड जो होता है ये यहां पे पाया जाता है दोनों का, है ना। अगर ये थायरोक्सिन नाम का हार्मोन को क्रिएट करता है, मतलब ये सीक्रेट करता है, ठीक है, रिलीज करता है। अगर वो थायरोक्सिन ग्लैंड को, मतलब कि थायरोक्सिन ग्लैंड जो है थायरोक्सिन को रिलीज नहीं करेगा तो तुमको क्या होगा पता है, एक डिजीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कहां गए, गोइटर। द थायराइड ग्लैंड ऑकर्स कॉल्ड गोइटर, अ डिजीज ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, गोइटर का बीमारी हो जाता है, तुम देखोगे टीवी वगैरह में, हम लोग तो देखे हुए हैं, मतलब कि गांव वगैरह में मोस्टली ये सब पाया जाता है कि जो फीमेल है या फिर मेल है ना, ये जो गला है ना फूल जाता है पूरा, ऐसा करके फूल जाएगा। ठीक है, बहुत भयानक टाइप का दिखता है। ठीक है, वो डिजीज हो जाता है अगर ये तुम्हारा थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज नहीं करेगा, सीक्रेट नहीं करेगा। और उसके लिए मेन, मतलब कि ये प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हम लोगों को आयोडीन का यूज करना पड़ता है। आजकल सारे नमक में आयोडीन मिलता है, पहले नहीं मिलता था, जिसकी वजह से पहले बहुत सारा ऐसा बीमारी होता था। अभी मोस्टली ऐसा बीमारी तुमको शायद ही कहीं देखने को मिलेगा, अगर देखने को मिलेगा भी तो गांव वगैरह में मिलेगा। ठीक है, तो आयोडीन खाओ, स्वस्थ रहो, थायरोक्सिन मतलब कि डिजीज लाइक गोइटर से बच के रहो। ठीक है, पेनक्रियास जो होता है, ये है तुम्हारा पेनक्रियास, ये देखो, ये जो है ना, ये है तुम्हारा पेनक्रियास। ठीक है, विल नॉट प्रोड्यूस हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन इन सफिशिएंट क्वांटिटीज, पर्सन विल सफर फ्रॉम डायबिटीज। बहुत सारे घर में, करीब हर घर में मिल ही जाते हैं डायबिटिक पेशेंट्स। ठीक है, तो वहां क्या होता है, ये जो है ना
पेनक्रियास ये एक हार्मोन रिलीज करता है, इसको बोलते हैं इंसुलिन। ये हमारे ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। ज्यादा करता है ना कम करता है, वो मेंटेन करके रखता है। अभी सब ठीक है, ठीक है। बट ये जब हार्मोन अपना रिलीज करना बंद कर देगा इंसुलिन को, तब क्या होगा, तुम्हारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा तो तुमको हो गया क्या, डायबिटीज। मुबारक हो, आप शुगर पेशेंट हो चुके हो, ठीक है। क्यों, आपका पेनक्रियास जो है ग्लैंड वो ठीक से काम नहीं कर रहा। समझ में आया। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे एड्रेनल्स ऑल्सो प्रोड्यूस द हार्मोन। एड्रेनल ग्लैंड है, वो एड्रेनल ही प्रोड्यूस करता है। इट हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस व्हेन वन इज वेरी एंग्री, एम्बरेस्ड और वरीड। ये हम लोगों को हेल्प करता है कब, जब हम लोग बहुत स्ट्रेस रहते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं, ठीक है। वो देखो, ये जो है ना किडनी के ऊपर पाया जाता है। किडनी है ना, ये देखो, ये जो है ना दो ठो राजमा के जैसे जो दिख रहा है, ये है तुम्हारा किडनी है। किडनी के ऊपर ऐसे मस्त एक ठो क्रीम रख दिया गया है, राजमा के ऊपर ऐसे क्रीम रख दिया, मतलब लाइक केक पेस्ट्री वगैरह नहीं रहता, एक ठो रख देते हैं ऐसे, वो है। तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं एड्रेनल ग्लैंड। यही तुम्हारा स्ट्रेस वगैरह के लिए हार्मोन वगैरह रिलीज करता है कि भाई तुम गुस्सा मत हो, शांत हो जाओ, स्ट्रेस मत लो, टेंशन मत लो, ठीक है। Thyroid and adrenals secretes their hormones when they receive orders from the pituitary through its hormones, ठीक है। मैंने बताया था ये सबको कौन कंट्रोल करता है, ये प्राणी है, यही प्राणी है जो इन सबको कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करेगा, सबके लिए अलग अलग हार्मोन्स रिलीज करता है, ठीक है। वो उसका नाम वगैरह डिटेल वगैरह आगे नेक्स्ट क्लास, मतलब कि जैसे जैसे अपर क्लास में जाओगे तुम जानते जाओगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, कंट्रोल करता है। कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड अलग अलग हार्मोन्स रिलीज करेगा, इसके लिए अलग करेगा, इसके लिए अलग करेगा, रिलीज करेगा, और सबको इंस्ट्रक्शन देगा, बेटा चलो तुम ये करो, तुम ये वाला हार्मोन रिलीज करो, तुम ये वाला हार्मोन रिलीज करो, और सबको मेंटेन करके रखो, ठीक है। पिट्यूटरी ऑल्सो सीक्रेट्स ग्रोथ हार्मोन्स विच इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन। नॉर्मली जरूरी नहीं है कि तुम्हारा इसी एज में, क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस का एज में ही तुम ग्रोथ करो। नॉर्मली ये सब बच्चे, बड़े बूढ़े जितने भी ग्रोथ करते हैं वो इसके थ्रू ही ग्रोथ करते हैं। किसके, पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू ही ग्रोथ करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग्स। ये सब में भी कुछ ना कुछ हार्मोन्स होते ही होंगे ना, बिना हार्मोन्स का तो ये प्राणी भी नहीं रह सकते। तो वही इन सब प्राणियों में भी जो रोल होता है हार्मोन का, वो क्या होता है वो देखेंगे अभी, ठीक है। द चेंज फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। कल भी हमने देखा था, है ना। ये जो है लार्वा है, सोच लो, लार्वा से टेडपोल, टेडपोल से टेडपोल विथ लेग्स से टेल, विथ लेग्स वगैरह वगैरह, एडल्ट, लास्ट में एडल्ट बन जाता है। लार्वा से एडल्ट बनने में जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, चेंज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट इज कंट्रोल्ड बाय द इंसेक्ट हार्मोन्स। इंसेक्ट हार्मोन्स मतलब कि एक हार्मोन है, इंसेक्ट हार्मोन जिसको हम लोग बोल देते हैं, ठीक है, उसके द्वारा कंट्रोल होता है, ठीक है। पूरा का पूरा मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस कंट्रोल किससे होता है, इंसेक्ट हार्मोन से। इन अ फ्रॉग इट इज कंट्रोल्ड बाय थायरोक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड। देखो हम लोग के टाइम में क्या था, थायरोक्सिन जो था वो गला में रहता था, वो थायरोक्सिन हार्मोन क्रिएट कर रहा था, ठीक है। यहां पे ये ग्रोथ हार्मोन को बोल सकते हो। थायरोक्सिन जो है इसका ग्रोथ हार्मोन, एज ए ग्रोथ हार्मोन का काम करता है फ्रॉग्स में, ठीक है। वहां ग्रोथ हार्मोन अलग था, हम लोग का पिट्यूटरी ग्लैंड कर रहा था। थायरोक्सिन प्रोड्यूस require the presence of iodine in water, ठीक है। थायरोक्सिन प्रोडक्शन जो है requires the presence of iodine in water। थायरोक्सिन का ऐसे प्रोड्यूस नहीं होगा बाबू, ठीक है। कब प्रोड्यूस होगा, जब तुम्हारा जो ये जिस वाटर में है, मान लो ये पानी में है, ऑब्वियसली पानी में ही ये लोग रिप्रोडक्शन वगैरह सब कुछ करते हैं, ठीक है। जब ये पानी में है और उस पानी में नमक, आयोडीन, नमक अलग है, आयोडीन अलग है एक्चुअली, ठीक है। आयोडीन का परिमाण रहेगा, आयोडीन सही परिमाण में रहेगा, अच्छे से रहेगा, जिस सफिशिएंट जितना होना चाहिए रहेगा, तभी जाके थायरोक्सिन ग्लैंड जो है वो थायराइड ग्लैंड जो है थायरोक्सिन का प्रोडक्शन करेगा। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन का प्रोडक्शन करेगा कब, जब पानी में
सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आयोडीन रहेगा। अब वो प्रोड्यूस करेगा इफ द वाटर इन द विच द tadpole are growing does not contain sufficient iodine, the tadpoles cannot become adult। अगर आयोडीन सही मात्रा में नहीं रहेगा, सफिशिएंट अमाउंट में नहीं रहेगा, तो टेडपोल जो है वो एडल्ट नहीं बन पाएगा। समझ में आया? वो बेचारा टेडपोल में ही रह के मर जाएगा। मर जाएगा जरूरी नहीं है, लेकिन वैसे ही रह जाएगा या फिर धीरे धीरे मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है बाबू? ठीक है, physical and mental well-being of an individual's health needs balanced diet, personal hygiene and physical exercise। ये तीन चीज याद रखना। क्या क्या चाहिए? डाइट, खाना पीना सही होना चाहिए, ठीक है। हाइजीन यानी कि साफ सुथरा होना चाहिए, हर चीज, हमारा बॉडी आसपास का चाहिए, सब चीज साफ सुथरा होना चाहिए। यहाँ तो बोला है पर्सनल हाइजीन, बट हर चीज साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा फिजिकल एक्सरसाइज, डेली जिम वगैरह जाया करो, या फिर तुम तो बच्चे हो, एक्सरसाइज थोड़ा मोड़ा किया करो, खेलो जाके, और क्या, वही तुम्हारा एक्सरसाइज है। मोबाइल मत चला बाबू, खेलो जाके बाहर, है ना। चलो, न्यूट्रिशनल नीड ऑफ द एडोलेसेंस। न्यूट्रिशनल नीड क्या क्या होता है? ठीक है, बैलेंस्ड डाइट मीन्स द मील्स इंक्लूड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन इन रिक्वेस्टेड प्रोपोर्शन। मतलब जितना रिक्वायर होता है वो हर चीज होना चाहिए। तुम्हारा क्या क्या, प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, फैट्स होना चाहिए, तुम्हारा विटामिन होना चाहिए, हर चीज होना चाहिए। अब बोलते हैं मिल्क इज अ बैलेंस्ड फूड इन इटसेल्फ। मिल्क जो है, तुम कुछ मत खाओ पियो, खाली दूध पियो ना, आराम से रहोगे। बट दूध नहीं पी के तुम खाली एक कुछ फिक्स्ड खाली प्रोटीन खाते रहोगे, ठीक है ना। प्रोटीन डब्बा आता है, तुम तो बच्चे हो, ठीक है, अभी तो कुछ नहीं, नॉर्मल खाते होगे। खाली कार्बोहाइड्रेट्स खाते रहोगे तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ बीमारी हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, बॉडी ग्रोथ ठीक से नहीं होगा, या बहुत सारे प्रॉब्लम्स वगैरह हो सकते हैं। बट मिल्क जो है वो अकेला है जो कि पूरा का पूरा सब चीज जो कि रिक्वायरमेंट होता है शरीर में, हर चीज प्रोवाइड करता है। इसीलिए बोलते हैं ना, बच्चे को सिर्फ मिल्क पिलाओ तो एनफ होता है ना, क्योंकि मिल्क में हर चीज मिल जाता है। फॉर इन्फेंट्स, जो कि बच्चे होते हैं, मदर्स मिल्क प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट दे नीड। जैसे कि मैंने बताया, ठीक है, मदर का जो मिल्क होता है वही काफी होता है इन्फेंट के लिए, सब चीज उसमें, सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स उसमें मिल जाता है। आयरन बिल्ड्स ब्लड and iron rich foods such as leafy vegetables, meat, Indian gooseberry, आंवला जिसको हम लोग बोलते हैं, are good for adolescents। ठीक है, आयरन मतलब कि आयरन जो होता है ब्लड्स के लिए अच्छा होता है, ब्लड के लिए अच्छा होता है, और आयरन रिच फूड एडोलेसेंस के लिए अच्छा होता है। इस टाइम में आयरन रिच फूड खाओ और मस्त बड़े हो जाओ, ठीक है। पर्सनल हाइजीन, इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान दे दिया है हमारे बुक में, ठीक है, ताकि तुम बच्चे हो अभी से ज्ञान ले लो और पर्सनल हाइजीन को अच्छे से रखो। द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड समटाइम्स मेक्स द बॉडी स्मेली। ज्यादा पसीना वगैरह होगा तो स्मेल करेगा ही करेगा, ठीक है। इसलिए ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन्ड एवरी डे। इफ क्लीनलीनेस इज नॉट मेंटेन्ड देयर आर चांसेस ऑफ कैचिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, अब तुम्हारा पसीना वगैरह ज्यादा निकल रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली तुमको इचिंग वगैरह होने स्टार्ट हो जाता है इसमें, ठीक है। इसलिए बोलते हैं पूरा बॉडी का ईच एंड एवरी पार्ट डेली क्लीन करो। अगर नहीं करोगे तो इचिंग वगैरह होगा, क्यों होगा, बैक्टीरिया वगैरह लग जाते हैं, उससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह हो जाएगा तुमको। इसलिए हमेशा साफ सुथरा रहो, डेली नहाओ धो, साफ सुथरा रहो, बाहर से आओ तो हाथ पैर धो के अंदर घुसो, घर घुसो, सब चीज डेली क्लीन रखो, ठीक है। Girls should take special care of cleanliness during the time of menstrual flow. They should keep track of their menstrual cycle and be prepared for the onset of menstruation. गर्ल्स को स्पेशली केयर करना चाहिए जब उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल का टाइम आ जाता है, ठीक है, और उनको मेजर करना चाहिए कि लास्ट मंथ मेरा लाइक 28 को मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हुआ था, तो इस मंथ में वही करीब करीब मान लो 25, 26, 27 के आसपास हो जाना चाहिए, मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो जाना चाहिए, जिसके टाइम में तुम अच्छे से मॉनिटर करके रखो और टाइम टू टाइम हर चीज हाइजीन को मेंटेन करके रखो, ठीक है, और उसके लिए माइंड को प्रिपेयर करके रखो। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज। ऑब्वियसली वॉकिंग, प्लेइंग, फ्रेश एयर कीप द बॉडी फिट एंड हेल्थी। ऑल यंग बॉयज एंड गर्ल्स शुड टेक वॉक, एक्सरसाइज एंड प्ले आउटडोर गेम्स। कुछ नहीं बाबा,
गेम खेलो ना यार, मजा आता है गेम खेलने में, उतना क्या वॉकिंग फॉकिंग वो सब बड़े बूढ़े लोग करते हैं। गेम खेलो एनफ है। मोबाइल में नहीं बाबा, वीडियो गेम नहीं, ठीक है। हम लोग तो थे, हम लोग बहुत चीज खेलते थे बचपन में। पिच्ची होता है ना, पिच्ची पिच्ची जिसको हम लोग तो पिच्ची बोलते हैं, कुछ गोटी बोलते हैं, गुल्ली बोलते हैं, क्या क्या अलग अलग टाइप के बोलते हैं, ठीक है। अब तो मिलता भी नहीं है, कोई खेलता नहीं है वो सब चीज़, अब सब मोबाइल में ही घुसे रहते हैं। पिच्ची था, उससे बड़ा बड़ा आएगा हड्डी बोलते थे उसको, हड्डा बोलते थे हम लोग। फिर गिल्ली डंडा, क्रिकेट वगैरह, फुटबॉल तो अभी चलता है, वो तो अभी अच्छा गेम, मतलब कि प्रोफेशनल गेम टाइप हो गया है। हम लोग तो ऐसे गली गली में रोड साइड में खेल लेते थे, ठीक है। छोड़ो, गेम खेलो, सिंपल सी बात, गेम खेलो, आउटडोर गेम्स, नॉट मोबाइल गेम्स। से नो टू ड्रग्स, ड्रग्स को ना बोलो बाबा, हमको ड्रग्स ना चाहिए, ठीक है। इफ एनीबडी सजेस्ट दैट यू विल गेट रिलीफ इफ यू टेक सम ड्रग्स, जस्ट से नो। हम लोग तो ड्रग्स का आसपास का नाम भी नहीं सुने। ड्रग्स मतलब मेडिसिन वगैरह जो होता है उसी को जानते हैं, वो ड्रग है, ठीक है। बट बहुत जो नशा वगैरह करते हैं वो भी ड्रग्स आते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, वो सब करने के लिए मना किया गया बाबा, वो सब मत करो, पागल हो जाओगे, बहुत हार्म करता है। दे हार्म द बॉडी इन द लॉन्ग रन, दे रेन द हेल्थ एंड हैप्पीनेस, पूरा सब खत्म कर देगा, तबाह कर देगा। तो वो सब चीज से दूर रहो बाबा, दूर दूर तक। बहुत एडिक्टिव पार्ट होता है, बहुत एडिक्टिव चीज होता है। एक बार अगर खा लिए तो मतलब कि बार बार उसको लेने का मन करेगा, तो बहुत बेकार चीज है। एक बार भी भूल से भी मत लेना, एक बार भी मत लेना, ठीक है। एड्स एक बीमारी है, एड्स विच इज कॉज्ड बाय डेंजरस वायरस, एचआईवी वायरस की वजह से तुम्हारा एड्स जो है बीमारी होता है। दिस वायरस कैन पास ऑन टू अ नॉर्मल पर्सन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन बाय शेयरिंग द सिरिंज यूज्ड फॉर इंजेक्टिंग ड्रग्स। देखो, ड्रग्स लेने का बहुत सारा तरीका होता है, मैंने तो मूवीज वगैरह में देखा है, वो क्या नाक से खींच लेते हैं, कि खाने के जैसे तो ड्रग्स कुछ मैंने देखा नहीं कभी, खाते भी हैं क्या पता नहीं, और इंजेक्शन से सिरिंज से भी ले लेते हैं, ठीक है। तो जो सिरिंज जो रहते हैं, यूज किया हुआ सिरिंज को अभी यूज नहीं करते। मेडिकल्स में भी जाओगे, हॉस्पिटल वगैरह में जाओगे, देखना एक बार सिरिंज को यूज किए उसको फेंक देंगे, क्योंकि अगर किसी अदर पर्सन में उन्होंने सिरिंज को यूज किया है, अगर वो एचआईवी पॉजिटिव रहा, पहले से ही एचआईवी इन्फेक्टेड रहेगा, एड्स का इन्फेक्शन रहेगा उसमें पहले से, तो वो जो इन्फेक्शन है दूसरा पर्सन में वो स्विच कर जाएगा, मतलब कि स्विच नहीं करेगा, मतलब कि उसमें भी हो जाएगा, दोनों में हो जाएगा। एक तो पहले से था, अब उसमें भी फैल जाएगा, ठीक है। इसलिए बोलते हैं जब ड्रग वगैरह लेते हैं तो सिरिंज से जब लेते हैं ना, अगर पहले वाले में जिसमें यूज हुआ है वो अगर एचआईवी पॉजिटिव रहा तो इसमें भी एचआईवी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बाबू ड्रग्स तो मतलब यूज इंजेक्शन भी यूज मत करो। मेडिकल्स वगैरह में भी जाओगे, देखना अगर नया पैकेट से फाड़ा हुआ है तो ही इंजेक्शन लगवाना, तो मत लगवाना, ठीक है। It also can be transmitted to an infected person from the infected mother through her milk. अच्छा, it can also be transmitted to an infant, ठीक है। infant मतलब कि बच्चे में from the, देखो पहले क्या था, जब स्टार्टिंग में एचआईवी का आया था, हम लोग तो देखे थे बहुत उसका, उस वक्त तो बहुत टेंशन वगैरह चल रहा था कि एचआईवी पॉजिटिव वगैरह था, ठीक है। अभी तो सब कॉमन हो गया, बहुत सारे इलाज वगैरह भी बहुत सारे निकल गया। एक्चुअल एचआईवी का इलाज नहीं निकला है, मतलब स्टार्टिंग में ऐसा था ना कि कोई मदर अगर है एचआईवी पॉजिटिव है तो उसके बच्चे को भी एचआईवी पॉजिटिव होगा, बट धीरे धीरे फिर बहुत सारा चीज मेडिकल रिसर्च वगैरह चला, तो अब बच्चे को बचा लिया जाता है कि बच्चे को, अगर मदर को एचआईवी पॉजिटिव है तो बच्चे को नहीं होगा, बट अगर वो अपना इन्फेंट को, मतलब कि बच्चे को दूध पिलाते हैं तो उसमें से हो जाएगा। तो बोला जाता है कि बाबू अगर तुम एचआईवी पॉजिटिव हो तो बच्चे को दूध मत पिलाओ, अलग से दूसरा दूध पिलाओ, है ना। द वायरस कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ अ पर्सन इन्फेक्टेड विथ एचआईवी, मतलब कि अगर कोई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में आता है, एक पर्सन है जो एचआईवी पॉजिटिव है और एक पर्सन है जो नॉर्मल है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, तो अगर वो दोनों सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में आते हैं तो दोनों को एचआईवी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये तुम्हारा एंड है, यहां तक लास्ट था। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? कोई डाउट वगैरह है तो सॉरी, अगर मैं अच्छे से समझा नहीं पाया तो कमेंट्स वगैरह करोगे तो शायद कुछ हेल्प कर सकूंगा, बट कोई नहीं, नॉर्मल आप पढ़ाई करो, पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दो। कोई कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब वो सबको उतना कुछ खास जरूरत है नहीं, पढ़ाई करो बस, ठीक है। एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ लाइफ बिटवीन द एज ऑफ, कौन सा एज में एडोलेसेंस का जो है पीरियड ऑफ लाइफ होता है, एज क्या है वो होगा तुम्हारा, हाँ
11 to 18 ईयर आसपास, ठीक है। द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल्स इज अराउंड द एज ऑफ, कौन सा एज में? देखो नॉर्मली ये 10 बोला है, सॉरी 11 बोला हुआ है, 10-11 के आसपास में भी होता है, तुम 11 मारना, ठीक है। 10 और 11 अगर दो ठो रहा तो ऑब्वियसली तुम 11 ही मारना। गर्ल्स में 11 में स्टार्ट हो जाता है और बॉयज में 13 में, ठीक है। उसी के आसपास होता है, 1 साल ऊपर नीचे, 1 साल 2 साल ऊपर नीचे आराम से हो जाता है, उतना माइंड में नहीं रखना। ऐसा एग्जाम वगैरह में पूरा ऐसा टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछेगा आसपास वाला, वैसे भी, ठीक है। द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इन बॉयज अराउंड द एज ऑफ, जैसे कि मैंने बताया 13 मार देना, अगर बॉयज में आया तो 13 मार देना, गर्ल्स में आया तो 11 मार देना। 1 साल 2 साल आगे पीछे होता है, उतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन मेल्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी? प्यूबर्टी के टाइम में कौन सा हार्मोन होता है मेल्स में? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। चेंजेस वगैरह जो होता है टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है, हार्मोन होता है वो एक, ठीक है। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस इन द फीमेल ड्यूरिंग द प्यूबर्टी? फीमेल में कौन सा होता है? वो एस्ट्रोजेंस, एस्ट्रोजेंस होता है ना, एस्ट्रोजेंस होता है, एस्ट्रोजेंस, एस्ट्रोजेंस होता है। कि वो एस्ट्रो कहां से आ गया देख लेना एक बार, ठीक है। चलो, द स्टेज ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड, कौन सा एज है? वो है एडोलेसेंस वाला एज, है ना। द स्टेज वॉइस चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस इन बॉयज इज ड्यू टू, किसकी वजह से? ग्रोथ ऑफ लिरिंग्स जो है तुम्हारा गले में जो होता है उसका ग्रोथ होता है, इसलिए वॉइस वगैरह चेंज होता है, ठीक है। एडम्स एप्पल इज फॉर्म्ड बाय, किसके थ्रू फॉर्म होता है? थायराइड कार्टिलेज, थायराइड की वजह से होता है। थायराइड में जानते हो ना, थायराइड होता है एडम्स एप्पल, तो थायराइड कार्टिलेज, कैटिलेज के तो नहीं पढ़े हैं बट थायराइड को पढ़े ना हम लोग, है ना। चलो आगे देखते हैं हम लोग। मेंस्ट्रुएशन इज अ प्रोसेस दैट ऑकर्स इन, बॉयज में होगा ना मुन्ना, गर्ल्स में होगा, है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल लास्ट्स फ्रॉम अबाउट कितना दिन? 28 डेज में हो जाता है ना मेंस्ट्रुएशन साइकिल। चलो, विच ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड? मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं? मास्टर मतलब क्या? जो सबको कंट्रोल करता है ऑब्वियसली, है ना। मास्टर तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, जो कि ब्रेन में पाया जाता है ना। क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि ब्रेन में पाया जाता है, वो सबको कंट्रोल करता है। विच हार्मोन कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ शुगर इन द ब्लड? कौन है हार्मोन जो कि अमाउंट ऑफ शुगर को कंट्रोल करता है ब्लड में? इसको साइड में रख देते हैं, खोपचे में, है ना। वो है इंसुलिन। इंसुलिन जो है तुम्हारा ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखता है। ये एक हार्मोन होता है जो कि पेनक्रियाज जो रिलीज करता है, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड आर लोकेटेड, एड्रिनल ग्लैंड कहां पर रहता है बाबू? इन ब्रेन अबव किडनी। देखा था हमने, राजमा जैसा दिख रहा था किडनी दो ठो, और उसके अंदर ऊपर केक। राजमा कैसा बनता है यार? है यार, मेरे को बनाने भी नहीं आता, छोड़ो। ये किडनी है, इसके ऊपर केक जैसा है, केक नहीं सॉरी क्रीम जैसा, केक के ऊपर जैसे क्रीम लगाते हैं ऐसे करके दो ठो। ये था तुम्हारा एड्रेनल ग्लैंड, कहां रहता है? अबव द किडनी, ठीक है, समझ में आया। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ? कौन सा हार्मोन जो होता है वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑब्वियसली ग्रोथ हार्मोन, है ना। चलो, गोइटर इज काउज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन का डिफिशियंसी अगर रहेगा तो गोइटर का डिजीज हो सकता है तुम्हारे। कहां पे? ग्लैंड्स में होता है ना, ग्लैंड्स में होता है वो। कौन सा ग्लैंड? सॉरी क्या नाम था उसका? थायराइड ग्लैंड, ठीक है। द केमिकल सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड आर कॉल्ड हार्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड से जो भी केमिकल सब्सटेंस रिलीज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हार्मोन्स। फिर से आगे बाबू तू इधर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन बॉयज? कौन सा इसमें से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है? मोस्टार्च
नहीं नहीं, मेंस्ट्रुएशन नहीं 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 बाबू, ये तो फीमेल्स में होता है, ओव्यूलेशन भी फीमेल्स में होता है। एग का रिलीज को हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है। जब एग्स का रिलीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन। ग्रोथ ऑफ मोस्टार्च एंड बियर्ड, ग्रोथ ऑफ मोस्टार्च एंड बियर्ड को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन गर्ल्स? गर्ल्स में कौन सा होता है? डीप वॉइस, ब्रेड शोल्डर्स, ब्रॉड शोल्डर्स, वाइडनिंग ऑफ हिप्स, वाइडनिंग ऑफ हिप्स, ठीक है। कमर के नीचे का जो बोन रहता है वो वाइड हो जाता है। चलो, विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन स्किन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट? इसको हम लोगों ने नहीं पढ़ा है बट जान लो, ये विटामिन डी जब तुम सनलाइट के कांटेक्ट में आते हो तो तुम्हारा स्किन जो होता है विटामिन डी प्रोड्यूस करता है, बहुत अच्छा होता है। बट इसका मतलब है, देखना फॉरेनर्स वगैरह जो होते हैं बीच में जाके मतलब कि सोए रहते हैं एक टाइप से, ताकि उनका स्किन जो विटामिन डी प्रोड्यूस करे। बट इसका मतलब तुम नहीं कि ऐसे ही पूरा चिलचिलाते हुए धूप में जाके लेट जाओ, वो सॉफ्ट धूप होता है। चिलचिलाते हुए धूप में जाओगे टैनिंग हो जाएगा, काले हो जाओगे पूरा, ठीक है। थोड़ा मोड़ा हल्का सॉफ्ट धूप जो रहता है, सनलाइट जो आता है उसको में रहने से ठीक रहता है। द रिप्रोडक्टिव एज इन वुमेन जनरली स्टार्ट्स फ्रॉम 11, है ना, 11 से स्टार्ट होता है रिप्रोडक्टिव एज वुमेन्स में। द पीरियड ऑफ फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड इज कॉल्ड एडोलेसेंस। एडोलेसेंस मिडिल फेज है ना, चाइल्डहुड और एडल्ट के बीच का जो फेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं एडोलेसेंस। वही बोला है, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट इसमें होता है। विच ग्लैंड सिक्रेट्स थायरोक्सिन? थायरोक्सिन कौन सा ग्लैंड सिक्रेट करता है? थायराइड ग्लैंड, है ना। थायराइड ग्लैंड जो होता है थायरोक्सिन का सिक्रेशन करता है, जो कि तुम्हारे गले में पाया जाता है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लाइफ स्टेजेस इज कौन सा है? सबसे पहले चाइल्डहुड आएगा, ठीक है, उसके बाद एडोलेसेंस आएगा, ठीक है, फिर एडल्ट आएगा, ठीक है, ये वाला ए सही है, ठीक है। विच ऑर्गन प्रोड्यूस स्पर्म्स इन मेल्स? कौन सा ऑर्गन जो स्पर्म का प्रोड्यूस करता है, ठीक है, कौन सा करता है? टेस्टिस। मेल्स में टेस्टिस जो है स्पर्म प्रोड्यूस करता है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। विच ऑर्गन प्रोड्यूस एग्स इन फीमेल? फीमेल में कौन सा प्रोड्यूस करता है एग्स? वो होता है ओवरीज। ओवरीज से एग प्रोड्यूस होगा और यूटेरस में जाएगा, जब फर्टिलाइज हो जाएगा तो यूटेरस में जाएगा, है ना। तो आंसर क्या हो गया? ओवरीज। द हार्मोन सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज इज? पैनक्रियाज कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है? वो सिक्रेट करता है इंसुलिन, ठीक है। नेक्स्ट, विच सिस्टम इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय हार्मोन्स? कौन सा सिस्टम जो है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है हार्मोन्स के थ्रू? विच सिस्टम इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय हार्मोन्स? एंडोक्राइन सिस्टम, है ना। एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो हार्मोन्स के थ्रू डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड होता है। अच्छा, द बैलेंस डाइट ड्यूरिंग एडोलेसेंस मस्ट इंक्लूड, क्या इंक्लूड करना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट ओनली तो होगा ही नहीं, सारा का सारा होगा। प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट्स होगा, विटामिन होगा, मिनरल्स होगा, फैट होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड? इसमें से कौन सा है जो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, जो कि ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली नहीं जाता है? एड्रेनल तो है, हम लोग देखे थे, पिट्यूटरी ग्लैंड भी है, थायराइड भी है, सैलिवरी ग्लैंड नहीं है। वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, वो ब्लड स्ट्रीम में अपना हार्मोन्स को रिलीज नहीं करता, ठीक है। द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस एंड्स अराउंड द एज ऑफ, एडोलेसेंस का जो एज है वो 18 ईयर में खत्म हो जाता है, फिर आपका एडल्टहुड स्टार्ट हो गया, आप एडल्ट हो गए। चलो यहां तक टोटल 30 क्वेश्चंस थे, ठीक है। आशा है कि हमने आपको अच्छे से पढ़ाया, आपको समझ में आया। तो आगे अब नेक्स्ट वीडियोस में देखते हैं। यहां के लिए धन्यवाद।